गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सौरभ पांडे आपका निखिल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका क्या नाम है, ज्योग्राफी का टॉपिक है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का नदी तंत्र। इसी का एक और नाम है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी रिवर सिस्टम या फिर ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र बोला जाता है। हम लोग सुने हैं कि नदी, जैसे मान लीजिए गंगा नदी है, ठीक है, सुने हैं ब्रह्मपुत्र नदी है, गोमती नदी है, ठीक है। ये जो नदियों का नाम सुने हैं, नदी तो समझ गए कि एक नदी जा रही है वो रिवर है, ठीक है। लेकिन यहां पे नदी तंत्र रिवर सिस्टम की बात की गई है। यहां क्या बात की गई है? रिवर सिस्टम की बात कही गई। नदी क्या होता है और नदी तंत्र क्या होता है, रिवर क्या होता है और रिवर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। समझ लेते हैं क्या होता है। एक अगर नदी जा रही है, जैसे मान लीजिए ये आपकी नदी इधर फ्लो कर रही है, बह रही है, ठीक है, गंगा नदी है। अब इस नदी में ये तो एक रिवर हो गई, लेकिन रिवर सिस्टम क्या होता है कि इस गंगा नदी में बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती हैं। कुछ इस किनारे से मिलेंगी, कुछ बाएं किनारे से, कुछ दाहिने किनारे से नदियां आकर के मिलती हैं किसमें? गंगा नदी में। तो जब छोटी छोटी नदियां आके गंगा नदी में मिलती है तो वो गंगा नदी की सहायक नदी कहलाती है, यानी ट्रिब्यूटरीज कहलाती है। आकर के पानी ला करके अपना देती है, सहायता करती हैं। अब क्या है, ये आपकी गंगा नदी है, ये जा रही थी और ये उनकी सहायक नदियां हैं। तो गंगा नदी और उसकी सहायक नदी यानी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको मिला करके गंगा रिवर सिस्टम बनेगा, ठीक है। कोई बड़ी नदी होती है उसी का सिस्टम बनता है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां मिल करके क्या बनाई? गंगा रिवर सिस्टम बना गई, ठीक है, गंगा नदी तंत्र बना देती हैं। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं नदी तंत्र, और एक नदी बह रही है तो उसको नदी बोलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इंडिया में किस तरीके का हमारे रिवर है। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे नदियों का, बहुत सारी नदियां हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, आपका इधर देखेंगे तो चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। अगर सिंधु नदी है ऊपर, इंडस रिवर। और हम बात करें सतलज नदी है। दक्षिण भारत में बात करें तो महानदी है, गोदावरी है, गंडक गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। बहुत सारी नदियां हैं। तो कौन कौन सी नदियां हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उसी के अनुसार लेकर के चल रहे हैं। तो रिवर सिस्टम, अब देखिए जो इंडिया में जो रिवर सिस्टम है वो दो तरह का होता है। उसका विभाजन कितने भाग में किया गया है? दो भाग में बाइफरकेट किया गया है। पहला क्या है? हिमालयी नदी तंत्र, यानी हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयी नदी तंत्र। दूसरा क्या है आपका? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, यानी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। क्या होता है हिमालयी नदी तंत्र, क्या होता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र? दो तरह का तंत्र है हमारे यहां रिवर का, रिवर सिस्टम दो तरह का है। तो ऐसी नदियां जो कि हमारे हिमालय से निकलती है, जैसे हम देख लेते हैं ठीक है। तो ये है आपका नदी तंत्र। नदी तंत्र में क्या था कि एक था हिमालयी नदी तंत्र, ऐसी नदियां जो कि कहां से ओरिजिन हो रही थी? वो हिमालय से। तो देखिए हमारा हिमालय, इससे पहले वाले चैप्टर हिमालय बताए हैं। हिमालय क्या है? ये वाला एरिया आपका हिमालय, ऊपर वाला एरिया, ये पूरा हमारा क्या है? हिमालय है। जैसे अगर स्टेट की बात करें तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और आपका अरुणाचल प्रदेश है। ये सारे रीजन में क्या है? आपका हिमालय है। तो यहां से जो नदियां निकलती हैं वो कौन सा रिवर सिस्टम होती है, कौन सा नदी तंत्र होती है? तो हिमालयी नदी तंत्र होती है। दूसरा नदी तंत्र कौन सा है? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ठीक है, यानी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? आप जाकर के जो फिजिकल डिवीजन वाला चैप्टर है उसमें सब कुछ बताए हैं, कहाँ माउंटेन है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ प्रायद्वीप है, कहाँ पठार है, सब कुछ बताए हैं। तो प्रायद्वीप हमारा ये वाला हिस्सा जो दक्षिण भारत है वो पूरा क्या है? प्रायद्वीप उसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीन साइड से पानी से घिरा होता है। प्रायद्वीप किसको कहते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से किससे घिरा हुआ हो? जल से घिरा हो। तो इधर आपका अरब सागर है, हिंद महासागर है, और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो ऐसा भूभाग जो कि तीन साइड से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप पे पेनिनसुला पे हमारी कुछ नदियां हैं, वो कौन से सिस्टम बनाती हैं?
प्रायद्वीपीय नदी। तो उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं हिमालय से मोस्टली निकलते, इधर जितनी भी फ्लो करती हैं नदियां वो हिमालय से उनका ओरिजिन होता है। तो वो कौन सा नदी तंत्र बनाती हैं? हिमालयी नदी तंत्र बनाती हैं। इस प्रायद्वीप पर यानी दक्षिण भारत में जितनी नदियां किस प्रकार की नदी तंत्र है? तो प्रायद्वीप नदी तंत्र है, यानी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। ठीक है, अब क्या है, अब हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उनको भी 3 भाग में बाइफरकेट किया गया, 3 भाग में विभाजित किया गया हिमालयी नदियों को भी। तो उसमें कौन कौन सा है? तो सबसे पहला जो नदी है वो है आपकी सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। सबसे पहली नदी कौन सी है आपकी? तो सिंधु नदी तंत्र है, जो कि देखिए यहां से तिब्बत से निकलती है नदी और इंडिया में होते हुए पाकिस्तान में होते हुए कहां चली आती है? आपके बंगाल की खाड़ी में, अरे क्या नाम है, अरब सागर में। सिंधु नदी चाइना से होते हुए, इंडिया से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में चली जाती है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी नदियां मिलती हैं, तो सारी मिलकर के क्या बनाती हैं? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी मिलकर के क्या बनाती हैं? सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, इसी तरीके से गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी ये है, देखिए आपका उत्तराखंड गंगोत्री से निकलती है, इंडिया के 5 राज्यों से होते हुए बांग्लादेश में होते हुए कहां गिर जाती है? गंगा नदी आपके बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, तो ये हो गया गंगा नदी, और गंगा नदी के साथ उसकी सहायक नदियां जो मिलती हैं, ये सहायक नदियां मिलकर के क्या बनाती हैं? गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम बनाती हैं। इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी मिलकर के यहीं से बगल से आपके मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और इधर से होते हुए इधर से आकर के पद्मा में मिल जाती है गंगा वाली और बंगाल खाड़ी में चली जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं वो मिलकर के क्या बनाती हैं? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, क्वेश्चन एक आता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आप मन में सोचिए, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? और एक और क्वेश्चन होता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी, तो भारत की सबसे बड़ी नदी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी गंगा नदी। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि जो सिंधु नदी है इसकी कितनी लंबाई है, यही लिख लीजिए। सिंधु नदी की टोटल लंबाई देखिए, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान में फ्लो कर रही, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। कितना? 2880 किलोमीटर। इसके बाद गंगा नदी है, गंगा नदी की टोटल लेंथ कितनी है? तो 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर। आजकल एक नया ट्रेंड आ गया, कुछ लोग ये आज नई गाइड में क्या आ जा रहा है कि 2071 किलोमीटर इंडिया में फ्लो है, उसके बाद बांग्लादेश में है। लेकिन आपको टोटल याद रखना है क्या कि 2525 किलोमीटर। ठीक है, आपकी गंगा नदी फ्लो करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी टोटल कितनी लंबाई है इसकी? तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, 2880 किलोमीटर सिंधु। गंगा नदी की लंबाई कितनी है आपकी? 2525। सिंधु की लंबाई 2880, ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है आपकी? 2900 किलोमीटर। लेकिन ये चीज याद रखिए कि जो सिंधु नदी है वो कहां फ्लो करती है आपकी? सिंधु नदी आपकी 3 देशों में फ्लो करती है। अगर हम बात करें केवल इंडिया में कितनी फ्लो करती है सिंधु नदी, तो इंडिया में कितनी करती है? 1114 किलोमीटर। भारत में सिंधु नदी कितनी ट्रेवल करती है? तो 1114 किलोमीटर। ये पूरा आपका टोटल है उसका गंगा नदी तंत्र और मतलब इंडिया और बांग्लादेश दोनों का। ठीक है, हालांकि अलग से डाटा अभी तक मिलता नहीं था गंगा नदी वाला, लेकिन एक गाइड में मैं देखा कि 2071 किलोमीटर आपका आ रहा है कि इंडिया में फ्लो करती है। ठीक है, हालांकि इसको आप मानिएगा मत, केवल 2525 ही याद रखिएगा। ये कुछ गाइड में हम देखें, कहीं ऑथेंटिक सोर्स में हमको देखने को मिला नहीं, तो गंगा की 2525 ही याद रखिएगा। और आपका ब्रह्मपुत्र नदी का टोटल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। ये भी 3 देशों से, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश में पास हो रही है। इंडिया में कितनी है ब्रह्मपुत्र नदी? यानी यहां से लेकर के अरुणाचल प्रदेश से लेकर के आपका असम तक है, तो कितनी है? 2900 किलोमीटर टोटल है और 916 किलोमीटर। इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी कितनी चलती है? 916 किलोमीटर, यानी यहां से अरुणाचल प्रदेश से लेकर के आपका असम तक।
ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन अब वो क्या था कि भारत की सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी, यानी लंबी नदी, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया की कौन सी है, तो आपकी गंगा नदी है। ठीक है, यानी जिसका पाथ लंबा हो भारत की सबसे लंबी नदी होगी, जिनका रास्ता लंबा हो, तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। अगर हम बात करें भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लार्जेस्ट रिवर कौन सी है भारत की, तो लार्जेस्ट रिवर आपकी है ब्रह्मपुत्र नदी। लार्जेस्ट का मतलब, बड़ी का मतलब क्या होता है, बड़ी नदी का मतलब यह है कि जो आपका जिस नदी में पानी ज्यादा हो, जिसकी चौड़ाई ज्यादा हो, जिसके अमाउंट ऑफ वाटर जिस नदी में ज्यादा होता है, उसको माना जाता है कि वो बड़ी नदी है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे ज्यादा पानी है इंडिया में, तो ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया की क्या हो गई, सबसे बड़ी नदी हो गई। ठीक है, ये चीजें हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को भी दो भागों में विभाजित किया गया। किसमें किसमें, तो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, कौन सी नदी, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी। यानी कि ये जो पेनिनसुला है, जो प्रायद्वीप है, इस पे जो नदियां हैं वो दो कैटेगरी है, एक है पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी और एक है आपका पूरब की तरफ बहने वाली नदी, यानी कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो कहां है, इधर आपका वेस्ट है, इधर ईस्ट है, ऊपर नॉर्थ है और इधर साउथ। पश्चिम की तरफ बहने वाली मतलब इधर बह रही है, तो कुछ नदियां होंगी जो कि किधर की तरफ बहेंगी, वेस्ट फ्लोइंग, किधर की तरफ, अरब सागर में गिरेंगी। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां कहां गिरेंगी, अरब सागर में। पूरब की तरफ वाली बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाएंगी। ठीक है, तो इसके अलावा वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो आपका है पश्चिम की तरफ बहेगी, तो कुछ ये नदियां होती है, कुछ पूरब की तरफ। मेन आपकी पूरब की तरफ वाली नदियां हैं जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, तो इनको वन बाय वन देखेंगे। अब हम इनको एक एक तरीके से, पहले हिमालयी नदी तंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिमालय में पहले सिंधु पढ़ेंगे, फिर गंगा पढ़ेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र, सब नदियों का एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो इसके बाद क्या है कि हमने देख लिया था वो हिमालयी सिस्टम और आपका प्रायद्वीपीय नदी सिस्टम। ठीक है, अब हिमालयी नदी तंत्र में क्या है कि ये जो हिमालय से निकलने वाली नदियां होती हैं वो आपकी कैसी नदियां होती हैं, वर्षवाहिनी उनको बोला जाता है। इन नदियों को क्या बोला जाता है, वर्षवाहिनी, यानी कि पेरेनियल रिवर। इनको क्या बोला जाता है, पेरेनियल रिवर। यानी कि ये पूरे साल, जैसे गंगा जी कभी सूखती हैं, कभी नहीं सूखती हैं, यमुना कभी सूखती हैं, कभी नहीं सूखते हैं। क्यों, क्योंकि ये पूरे साल बहते हैं। ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो था वो कैसी नदियां होती हैं वहां पे, सीजनल। सीजनल का मतलब क्या है, मानसूनी नदी है। जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र होते हैं, जहां प्रायद्वीप पे बहने वाली जो नदियां होती हैं वो कैसी होती हैं, मानसूनी नदी होती हैं। और जो हिमालय से नदियां निकलती है पूरे इस रीजन में बहती हैं वो क्या होती हैं, वर्षवाहिनी। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि ये जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं इनमें क्या होता है कि एक तो ये ग्लेशियर से निकलती है। ये कहां से निकलती है, हिमालय कितनी ऊंचाई पर है, तो आपको वो माउंटेन वाले चैप्टर में बताए होंगे कि कितनी ऊंचाई पर हम ऊपर बढ़ते हैं तो बर्फ पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए हिमालय पर चढ़ने लगे तो जमीन पर तो तुरंत ही तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक सर्टेन हाइट होती है, एक निश्चित ऊंचाई होती है, उसके बाद जाकर के आपका वो पड़ने लगता है, बर्फ पड़ने लगता है। वो कितनी ऊंचाई होती है, तो जरा जान लीजिए कि ये जो हिमालय है उस पर चढ़ना शुरू करेंगे तो 4500 से लेकर के 4800 मीटर, यानी 4500 से 4800 मीटर, 45,000 टू 48 मीटर, 4500 टू 4800 मीटर की ऊंचाई पर, 4500 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर जब चढ़ेंगे तो वहां पे बर्फ पड़ना शुरू होती है और इसको क्या कहते हैं, स्नो लाइन, यानी कि हिम रेखा। यानी इसके ऊपर बर्फ पड़ेगा, इसके नीचे बर्फ नहीं पड़ेगा। तो हिमालय उससे ऊंचा है, 8000 मीटर ऊंचाई पर है, तो 4500 से लेकर 4800 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो बर्फ पड़ेगा, उसके ऊपर जब बढ़ेंगे, नीचे रहेंगे तो नहीं होगा। तो स्नो लाइन कितनी ऊंचाई पर, ये याद रखिएगा। तो हिमालय की जो ग्लेशियर्स हैं, हिमनद हैं, वो इस स्नो लाइन के ऊपर पड़ते हैं। गंगोत्री हुआ, यमुनोत्री हुआ, ठीक है, तो ये स्नो लाइन के ऊपर पड़ेंगे, यानी उन नदियों पे बर्फ है, ग्लेशियर है, तो पानी का सोर्स मिलता है। ठीक है, इस कारण से ये पूरे साल बहती है नदियां।
ठीक है, बर्फ का सोर्स मिलता है। दूसरा क्या है कि बारिश होती है तब भी इन नदियों को पानी मिल जाता है, ठीक है, ये चीज होती है। अब ये जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, प्रायद्वीपीय नदियां दक्षिण भारत में जो नदियां बहती है, ये मानसूनी क्यों होती है, सीजनल क्यों होती है? तो उसका कारण क्या है कि ये जो प्रायद्वीप हमारा है, दक्षिण भारत है पूरा, उसकी ऊंचाई कितनी है? 300 से 900 मीटर, 300 से 900 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इस कारण से इन नदियों को क्या कहा जाता है? इतनी ऊंचाई है तो बर्फ पड़ेगा, बर्फ जब भी पड़ेगा तो 4500 से 4800 मीटर हाइट चाहिए होगी। तो इतना कम ऊंचाई के कारण से यहाँ की नदियां जो होती है उनकी डिपेंडेंसी केवल बारिश पर होती है, उनको ग्लेशियर या बर्फ का सोर्स नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये कारण से यहाँ पे नदियां 6 महीने बाद, 7 महीने, 8 महीने बाद क्या होती है? सूख जाती है। केवल एकमात्र नदी नहीं सूखती है, वो कावेरी नदी है। आगे जब कावेरी को पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे, ठीक है। तो जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो मानसूनी होती हैं, और ये नदियां क्या होती है? पेरेनियल रिवर होती है, यानी कि वर्षवाहिनी। तो इसके बाद क्या है आपका? सिंधु नदी तंत्र। अब आ जाते हैं पहला नदी तंत्र आपका सिंधु नदी तंत्र। इनकी कितनी लंबाई थी? तो टोटल लंबाई 2880 थी। इंडिया में कितनी थी बह रही थी ये? आपका इंडिया में कितनी थी? इंडिया में आपकी 1114 किलोमीटर थी। पिछले हम देखें पिछली बार तो 1114 किलोमीटर। अब क्या है, देखिए ये है आपकी सिंधु नदी, यहां से निकलती है तिब्बत में, जो चाइना है, निकल करके पाकिस्तान में होते हुए कहां चली आती है? तो आपके अरब सागर में गिर जाती है। ये आपका क्या है? अरब सागर, ठीक है। इधर नीचे क्या है आपका? हिंद महासागर। और इधर हम बात करें कि भारत के मुख्य भूमि के पूरब में क्या है, तो मुख्य भूमि के पूरब में आपका क्या है? बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? BOB, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो आपका सिंधु नदी देखिए, यहाँ जो बड़ी नदियां हैं उनका ओरिजिन आपको जानना जरूरी है, उनका उद्गम कहां से होता है। तो बड़ी नदी है आपकी सिंधु नदी, इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम जो है एक स्थान का नाम है, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंग दुंग ग्लेशियर। क्या नाम है? तो आपका जो सिंधु नदी है वो तिब्बत में किस ग्लेशियर से निकलती है? इंडस रिवर। तो इसको क्या बोलते हैं? इंडस रिवर सिस्टम बोलते हैं। सिंधु को इंडस भी बोलते हैं। चेमा युंग दुंग ग्लेशियर। इसका एक और नाम है सानोख्या वाव, जस्ट इसी के बगल में है, सानोख्या वाव स्थान का नाम है। तो आपके एग्जाम में इंडस का उद्गम पूछे तो या तो चेमा युंग दुंग ग्लेशियर दिया रहे या फिर आपका सानोख्या वाव भी दिया रह सकता है, ठीक है। तो यहां से निकलती है, और यानी कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। तो कहां कहां फ्लो करती है? चीन, इंडिया, फ्लो यानी प्रवाह लिखिएगा। इसके बाद आपका कहां है? पाकिस्तान। 3 देशों में इसका प्रवाह होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है इसका पॉइंट? जैसे सिंधु नदी तंत्र दे दी, उसमें कुछ कुछ पॉइंट है वो लिखते जाइए। अब इसके अलावा क्या है कि इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी कुछ क्या है? सहायक नदियां हैं। सहायक नदी क्या होती है? जैसे कोई बड़ी नदी जा रही है, कोई बड़ी इसमें आगे छोटी छोटी नदियां आके जब मिलती हैं तो वो उसकी क्या कहलाती हैं? सहायक नदी कहलाती हैं, ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से गंगा नदी कह रहे हैं, सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी है आपकी जम्मू कश्मीर में है झेलम नदी, ठीक है। इसके अलावा चेनाब नदी है, चेनाब नदी में आके मिलती है आपकी झेलम। रावी नदी है, ठीक है, रावी नदी है, रावी। इसके बाद एक नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश, ये भी निकलती है, ब्यास नदी, जो कि आगे जाके कहाँ मिल जाती है? सतलज में मिल जाती है। और ये सब आगे सतलज में मिल जाती है। ये है आपकी ब्यास नदी और ये है आपकी सतलज नदी, ठीक है। तो ये सिंधु की सहायक नदी है। किस किनारे की सहायक नदी? कोई भी नदी होती है उसमें 2 तरीके से सहायक नदियां होती हैं। कुछ नदियां होती है जो कि बाएं से मिलेंगी, कुछ नदियां होती है जो कि दाएं से मिलेंगी। जैसे मान लीजिए कि गंगा नदी है, गंगा नदी जा रही है, ऐसे फ्लो कर रही है,
तो उसका कौन सा किनारा बायां होगा, कौन सा किनारा दायां होगा, इसका सिंपल सा एक है कि जिधर नदी फ्लो कर रही है उधर के मुंह करके खड़े हो जाए। मान लीजिए इधर गंगा नदी बह रही है तो इधर मुंह करके खड़े हो जाएंगे, तो जो किनारा दायां होगा वो दायां किनारा, जो किनारा बायां आएगा वो बायां किनारा, जिधर नदी का फ्लो है, ठीक है, उधर की तरफ मुंह करना है। तो जैसे मान लीजिए वो जो बनारस के होंगे उनके लिए क्वेश्चन है कि गंगा नदी, बनारस गंगा नदी के किस किनारे पर है, ठीक है। आप जिस भी सिटी में है, आपके आसपास कोई नदी है तो आप ये कोशिश करिएगा बताने की, सोचने की कि किस किनारे पर हमारा गांव, हमारा शहर बसा हुआ है, ठीक है। तो जैसे गंगा नदी जा रही है तो इसी तरीके से इधर का किनारा बायां होगा, इधर का किनारा दायां होगा। तो आप देख लेते हैं ये जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, ये ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियां हैं, सिंधु के किस किनारे पर हैं, सिंधु के किस किनारे पर है सहायक नदियां। तो देखिए ये सिंधु इधर बढ़ रही है, ये है सिंधु नदी, सिंधु नदी है, सिंधु नदी का फ्लो किधर, इधर है, तो इधर है फ्लो नदी, तो ऊपर क्या होगा आपका दाहिना किनारा होगा और नीचे क्या होगा बायां किनारा होगा, ठीक है। यानी ऊपर राइट बैंक होगा, नीचे लेफ्ट बैंक होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कौन सी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है और क्या होती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या है, बाएं किनारे की सहायक नदी, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का क्या मतलब है, दाहिने किनारे की सहायक नदी। तो ये कौन से किनारे की है, तो ये आपकी बाएं किनारे की सहायक नदी है। तो बाएं किनारे की सहायक नदी में आगे आप लिख लीजिए कि कौन कौन सी हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। 1 2 3 4 5, ये 5 सहायक नदियां हैं सिंधु की, जो किस किनारे पर हैं, तो बाएं किनारे पर है। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है। दाहिने किनारे की अगर हम बात करें तो दाहिने किनारे पर एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि मिलती है सिंधु नदी से, उसका क्या नाम है, यह है आपकी श्योक नदी, ठीक है, श्योक नदी। यही कुर्रम है, कुभा है, ये भी नदियां हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपकी श्योक नदी है, तो एक ही लिखिए आप लोग। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन सी है, श्योक नदी। सिंधु के किस किनारे से मिल रही है, देखिए सिंधु इधर जा रही है, इसके दाहिने किनारे से आके मिल रही है श्योक नदी, ठीक है, श्योक नदी। कुर्रम है, कुभा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। श्योक नदी हो गया दाहिने किनारे की सहायक नदी, ठीक है। इसके अलावा क्या, ये ट्रिब्यूटरीज थी, बाएं किनारे की ट्रिब्यूटरी, बाएं किनारे की सहायक नदी और दाहिने किनारे की सहायक नदी, ठीक है। अब थोड़ा मिटा लेते हैं। अब क्या है कि ये जो 5 नदियां हैं जो कि सिंधु की, देखिए अब बड़ी बड़ी नदी है उनका उद्गम जाना, जैसे आपकी सतलज है, सतलज का उद्गम आपको पता होना चाहिए। सतलज का जो ओरिजिन है वो कहां से है, तो राकस ताल, ठीक है। ये दोनों बहुत पास पास ही है, क्या नाम है, चेमायुंगनुंग ग्लेशियर, राकस ताल, ठीक है। और ये बगल में आपका मानसरोवर भी पड़ता है, जहां से कौन सी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, अभी आगे आएगा। तो राकस ताल, चेमायुंगनुंग ग्लेशियर और मानसरोवर तिब्बत में एकदम पास में पड़ते हैं। यही आपका जो कराकोरम रेंज था उसका पूर्वी में कैलाश मानसरोवर भी यहीं पे पड़ता है, कैलाश मानसरोवर वही वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी सहायक नदी, ट्रिब्यूटरीज। अब क्या है, सतलज का उद्गम कहां है, राकस ताल, ठीक है, याद रखिएगा। ये दोनों का मेन ओरिजिन याद रखें क्योंकि ये बड़ी नदियां हैं। जैसे आप चाहेंगे झेलम का बताना, झेलम जैसे वेरीनाग से निकलती है, चेनाब, रावी, व्यास, ये जो तीनों नदियां हैं, चेनाब, रावी, व्यास, आपकी ये तीनों नदियां कहां, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो छोटी छोटी नदियों का आपको उद्गम नहीं जानना है, विशेष जरूरी नहीं है। वेरीनाग थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, झेलम निकलती है वहां से, सतलज राकस ताल से, और सिंधु जो है आपका चेमायुंगनुंग ग्लेशियर या फिर सानोख्या वाव से निकलती है, ठीक है। ये है आपकी क्या, सिंधु नदी की सहायक नदी है ये, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसमें 3 देशों से हो ही गया है। अब हम बात करें अगर कि सिंधु नदी जो है वो आपका, ये 5 नदियां उसकी सहायक नदियां, ये पांचों नदियां पंजाब से होकर के फ्लो करती हैं। ये कहां से फ्लो करती हैं, पंजाब से, पांचों नदियां जो सिंधु के बाएं किनारे की सहायक नदियां, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो पंजाब को क्या है, 5 नदियां यहां से गुजरती हैं, तो पंजाब को क्या कहा जाता है, पंचनद,
पंचनद किसको कहा जाता है? पंजाब को। यानी पंजाब जो है लैंड ऑफ 5 रिवर है, लैंड ऑफ 5 रिवर। लैंड ऑफ 5 रिवर किसको कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है, या हिंदी में कहेंगे तो पंचनद। पंच नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सिंधु में पंचनद किसको कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है, क्योंकि सिंधु की सहायक नदियां ये कहां से फ्लो करती हैं? पंजाब से फ्लो करती हैं। इसके अलावा एक और फैक्ट है कि ये जो नदियां हैं, जैसे कि हम पाकिस्तान के साथ कुछ भी थोड़ा बहुत भी विवाद होता है, हम लोग सीधे कहते हैं क्या कि पाकिस्तान का पानी रोक देना चाहिए। तो किसी का पानी रोकना ठीक है? आप बताइए अपने उससे, किसी का भी पानी रोकना ठीक है? ये नदी जा रही है इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में, लोग यहाँ चिल्लाते हो कम से कम हफ्ता 10 दिन तक टीवी में भी यही कि सिंधु नदी का पानी रोकना चाहिए। उनको भी टीआरपी मिल रही है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का कोई इशू होता है तो व्यूअर बढ़ जाते हैं तुरंत, ठीक है। लेकिन क्या सच में रोक देना चाहिए पानी? तो इसका आंसर है कि नहीं, किसी भी लोअर रिपेरियन स्टेट का पानी रोकना ठीक नहीं होता, जो कि ऐसा राज्य जो कि नदी के निचले किनारे पर है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि सिंधु का पानी रोक देंगे, अगर चाइना रोक देगा पानी तब क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? ठीक है, और घनिष्ठ मित्र हैं इस समय दोनों, तो ऐसा तो बिल्कुल, हालांकि इथिकल भी नहीं है, किसी का भी पानी रोकना ठीक नहीं होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में जितनी भी अभी आगे देखेंगे आप लोग, जितनी भी नदियां आएंगी ज्यादातर हिमालयन रीजन यानी तिब्बत वाले चाइना वाले रीजन से आती हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये ठीक भी नहीं होता है, इंटरनेशनल रूल्स के भी खिलाफ किसी देश का पानी रोकना। तो इससे संबंधित क्या है फैक्ट वो जान लीजिए। लोग कहते हैं सिंधु जल समझौता बहुत न्यूज में रहता है, तो इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इससे संबंधित एक फैक्ट है क्या? इंडस वाटर ट्रीटी, यानी सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता क्या था? सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता में क्या कहा गया था? 1960 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता में ये कहा गया था कि ऊपर की 3 नदियां, जैसे 1960 में नेहरू जी थे, नया नया देश आजाद हुआ था, उस समय पानी को लेकर थोड़ा बहुत विवाद था, तो पाकिस्तान जैसे अपना ही पार्ट था, तो ये बहुत अच्छे से पेश आए हम लोग। ऊपर की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब, ऊपर की 3 नदियों का, सिंधु, झेलम, चेनाब का ज्यादातर पानी, लगभग 80% पानी कौन यूज करेगा? तो पाकिस्तान यूज करेगा। इसके अलावा आप बात करेंगे रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज का 80% पानी कौन यूज करेगा? तो इंडिया यूज करेगा। ऊपर की 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान, बचा 20% इंडिया, और नीचे की 3 नदियां जो हैं रावी, ब्यास और सतलज, इनका 80% इंडिया यूज करेगा, बचा हुआ 20% पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। ये समझौता किया गया था 1960 में, सिंधु जल समझौता के, सिंधु जल समझौता हुआ था, ठीक है। ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है कि एग्जैक्ट फैक्ट क्या है। जब फैक्ट 80% है, तो पानी रोकने का मतलब क्या होता है? क्या कोई कंक्रीट का दीवार बना के रोक देंगे, नदी के आगे खड़ा कर देंगे, पानी रुक जाएगा? ऐसा नहीं कर सकते हैं, दीवार तोड़ के आगे चला जाएगा। पानी रोकने का मतलब ये होता है कि उसको किसी चैनल के थ्रू, किसी नहर के थ्रू दूसरे साइड घुमा दिया जाए। तो अभी आपको जानकारी के लिए ये चीज बता दें कि जो सिंधु, झेलम, चेनाब पानी रोकने की बात हम लोग करते हैं कि सिंधु का पानी रोकेंगे, लेकिन इसका 80% जो मिला है पाकिस्तान को, सिंधु का 20% इंडिया को मिला है। अभी तक 20% भी हम लोग यूज नहीं कर पा रहे थे। अभी तक हम लोग जो हैं इस सिंधु नदी का जो 20% हमको अलॉट किया गया था यूज करने के लिए, हम वो भी नहीं यूज कर पा रहे थे। और बात करते हैं किसकी रोकने की? 80% पानी, यानी पूरा पानी रोकने की। क्यों? क्योंकि इसका कारण एक बहुत बड़ा है कि अभी तक वहां पे जम्मू कश्मीर में जो सरकारें थी वो अलगाववाद, टेररिज्म, इन्हीं चीज़ों में लिप्त थी। अब केंद्र सरकार पहुंची है, वो केंद्र शासित प्रदेश हुआ है, तो अब अलग अलग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हुआ, इरिगेशन का प्रोजेक्ट हुआ, अलग अलग प्रोजेक्ट ला करके उन पानी को यूज़ किया जाएगा, कश्मीर के विकास में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो अब हो सकता है कि सिनेरियो बदले कि अब चीज़ें जो हमको अलॉट की गई हैं वो हमको मिले, वहाँ पर राजनीति न हो, ठीक है। तो अभी इसको सिंधु नदी पे रोक रहे हैं इसको। अब इसके बाद अगले चैप्टर में आएगा आपका, अगले सेशन में हम लेंगे गंगा नदी तंत्र और इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। वो पार्ट 2 होगा रिवर सिस्टम का, और रिवर सिस्टम का पार्ट 3 आएगा जो कि आपका क्या होगा? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र होगा, ठीक है। तो इसको यहीं पे रोकते हैं, और अच्छा लगा हो तो चीज़ें लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं तो, और शेयर करिएगा अधिक से अधिक। थैंक यू।